सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरिंग तट के बारे में। द सागा कंटिन्यूज, और इसमें हम लोग वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस टू सेंटेंस जो है इस चैप्टर के मीनिंग को समझने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले हैं, इन डेप्थ देखने वाले हैं कि चैप्टर जो है वो क्या सजेस्ट करता है और क्या इसके वास्तविक मीनिंग्स हैं, किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस जो है वो काम करती है, कैसे उससे मृत लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। साथ ही साथ इजिप्ट के इतिहास में तट जो हैं वो एक किंग हुआ करते थे और उनका क्या महत्व था, क्या महत्व नहीं था, इस इतिहास को भी जानने वाले हैं। तो आइए गाइस आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। उससे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें आने वाले पात्रों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे पात्र हैं, कौन कौन से ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं किंग तट खुद स्वयं आ जाते हैं। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, His preserved body was the first to be scanned। ठीक है, तो यहां पर ये आखिरी या अंतिम उत्तराधिकारी है। किंग जो क्या है, अंतिम उत्तराधिकारी हैं एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार के, जिन्होंने कई शताब्दियों तक इजिप्ट पर अपना एम्पायर चलाया था, यानी कि उन्होंने इसे रूल किया था, यहां पर राज्य किया था इन्होंने। तो जहां पर इन्होंने राज्य किया था उसके बारे में हम बात करेंगे, किंग के बारे में। हिज प्रिजर्व्ड बॉडी, और उनका संरक्षित जो शरीर था, ऐसा उनका जो मृत शरीर था जिसे संरक्षित करके रखा गया था, वो ऐसा शरीर था जिसे सबसे पहली बार स्कैन किया गया था। ठीक है, फिर है हॉवर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो पुरानी चीज़ों की समझ रखते हो या उससे इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हो। हु इन 1922 डिस्कवर्ड किंग टट्स टॉम्ब, जिन्होंने 1922 में किंग टट जो है उनके टॉम्ब कहा जाता है मकबरे को, है ना, कब्र कहते हैं ना, तो उस कब्र की उन्होंने सबसे पहले खोज की थी। हिज सर्च कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द किंग्स प्रिजर्व्ड बॉडी, और उनकी जो सर्च थी, उनकी जो खोजबीन थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा था, नुकसान पहुंचा था। किंग का जो प्रिजर्व्ड शरीर था, यानी कि संरक्षित जो शरीर रखा हुआ था, उसको उन्होंने बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने उसके साथ तोड़फोड़ की, उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए और इस तरह की कुछ घटनाएं वहां पे हमें देखने को मिलेंगी। देन हमारे जो कैरेक्टर हैं, एक और ये बीच बीच में एक एक दो दो लाइन बोलने के लिए आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। वो है जाही हवास, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। तो एंटिक्विटीज का मतलब क्या होता है कि जो एंटीक चीजें हैं, जो अपने आप में अद्वितीय वस्तु हैं, उनका एक सुप्रीम काउंसिल है इजिप्ट का, उसके ये सेक्रेटरी जनरल हैं। ही स्कैन्ड किंग टट्स मम्मी, इन्होंने किंग टट जो है उनका जो मम्मी था, मम्मी मतलब उनकी मॉम या मदर या माताजी नहीं, उनका जो संरक्षित शव है जिसे मम्मी कहा जाता है इजिप्ट की भाषा में, इजिप्ट में हम उन्हें मम्मीज कह करके पुकारते हैं उन शवों को। फॉर एंड एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, तो एक फॉरेंसिक यानी कि जो विज्ञान से संबंधित उनका रिकंस्ट्रक्शन करना था, कि पुनः उनके शरीर का निर्माण करके देखा जाए, एक 3D प्रिंट बना करके, कि वास्तविकता में किंग टट जो है वो दिखाई कैसे देते थे, कैसे वो दिखते थे, कैसे प्रतीत होते थे, जिससे पता चल पाए कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। फिर है एमेनोटॉप III, जो किंग है, टट के फादर है या फिर ग्रैंडफादर है। वॉज अ पावरफुल रूलर, वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे, यानी कि वहां पर राज करने वाले थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक वहां पर राज्य किया था। फिर है एमेनोटेप IV, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन, उन्होंने प्रमोट किया था, प्रोत्साहित किया था लोगों को कि वो पूजा करना शुरू करें एथेन की। एंड चेंज्ड हिज नेम टू एखिनेटिन, और इन्होंने अपना नाम बदल करके अखिनेटिन कर लिया था। ही आउटरीच्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करके और जो देश है उसमें आपस में लड़ाई झगड़े करवा दिए। जो हमारे यहाँ पे एक और देवता थे अमुन, उनकी मूर्तियाँ तोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया देश को।
और अमन कौन है? जो एक मेजर गॉड है। बाय स्मैशिंग हिज इमेज, उनके पुतले, उनकी मूर्तियां तोड़ करके, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद करके, यानी कि दूसरे देवता की पूजा की जाए, किनकी? एटन की पूजा की जाए और अमन की पूजा ना की जाए, उसके लिए इन्होंने बहुत ही काम किया था। ठीक है, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये 5 कैरेक्टर्स हैं और ये केवल कैरेक्टर्स ही हैं, यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा हमें कुछ बताएंगे नहीं। हमारे जो मेन हमारे राइटर है वही सब कुछ हमें बताने वाले हैं कि भैया किस तरीके से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पूरी की पूरी जर्नी जो है हम उनकी नज़र से देखने वाले हैं। ठीक है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वह केवल एक किशोर वय व्यक्ति थे, यानी कि एक किशोरावस्था का बालक था। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। किसके बारे में बात की जा रही है? पहला स्टेटमेंट किसके बारे में है? तो किंग टट के बारे में है। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, अंतिम उत्तराधिकारी थे एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार के, दैट हैड, वह परिवार जिसने रूल किया था, जिसने राज किया था, जिसने राज किया था इजिप्ट पर, इट्स एम्पायर, और इसके जितने भी इसके एम्पायर थे, यानी कि पूरा का पूरा जो बड़ा साम्राज्य था उस पर, फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवन एक्चुअली फॉरगॉटन, उन्हें सोने से लाद करके, यानी पूरा बढ़िया सोने का सब कुछ सजा सुजू करके, और उन्हें दफनाया गया था। लेड टू रेस्ट का मतलब लेटाया गया था रेस्ट करने के लिए, इवन एक्चुअली और अंततः, इवन एक्चुअली का मतलब क्या होता है? अंततः फॉरगॉटन, अंततः किंग टट जो है उन्हें भुला दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, तब तक के लिए लोग उन्हें भूल चुके थे जब तक एक डिस्कवरी नहीं हुई थी उनकी कब्र की 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, और मॉडर्न वर्ल्ड जो है यानी कि आधुनिक संसार जो है, अभी का वर्तमान का जो संसार है, उसने अनुमान लगाया, उनके लोगों ने, हम लोगों ने, आपके मेरे जैसे लोग जो है उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, इस बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि किंग टट को क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्या हुआ कि किशोरावस्था का राजा जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी इस बारे में जानने की कि हमें पता चले कि आखिर हुआ कैसे। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी का मतलब बड़े से बड़ी भी अगर कोई बात आप सोच सको, या बड़ी से बड़ी भी संभावना की आप जिक्र करो कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, तो कहते हैं विथ बीइंग मर्डर, यानी कि उनकी हत्या कर दी होगी, अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी संभावना देखने का प्रयास करें तो। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब जब वो अपना टॉम्ब, अपना मकबरा छोड़ रहे थे पहली बार लगभग 80 सालों में, टट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन वो होता है जिससे शरीर के अंदर स्कैनिंग की जाती है कि शरीर के अंदर कोई रोग दोष बीमारी कुछ है या नहीं। ठीक है, तो लगभग 80 सालों में टट जो है वो पहली बार एक सिटी स्कैन से गुजरे, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिसने नए संकेत दिए अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, किंग टट के जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कि उपलब्ध कराता था बिल्कुल सही डेटा, बिल्कुल सही जानकारी हमें देता था। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही तरीके से फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर पुनर्विचार, पुनर्धारणा या पुनर्निर्माण किया जा सके ऑफ द बॉयिश पैरा, ये जो लड़कपन वाला, यानी कि किंग टट की बात की जा रही, जो बॉयिश है, 18-19 साल 17 साल की उम्र रही होगी तो बॉय कहेंगे उन्हें, फेरो। अब ये फेरो शब्द जो है ये बार बार आएगा, ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ राजा को राजा कहते हैं, इंग्लिश में किंग कहते हैं, वैसे ही मिस्र में जो राजा होते हैं उन्हें फेरो कहा जाता है। ठीक है, तो ये फेरो जो है हमारे प्राचीन मिस्र के राजा का पद जो होता है, जैसे हमारे यहाँ राजा के पद को राजा ही कहते हैं, नेचुरल सी बात है, इसलिए मैं राजा बोल रहा हूँ बार बार ताकि आप समझ सको, वहां पर राजा के पद को फेरो कहा जाता है। ओके, एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो एक जगह जिसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये चित्र है वैली ऑफ द किंग्स का, यानी कि इसे कहा जाता है राजाओं की घाटी।
और राजाओं की घाटी क्यों कहा जाता है कि पुराने जितने मृत राजा हैं उन सब की मम्मी जो है यहीं पर रखी गई है, ऐसा माना जाता है। तो एक बहुत ही गुस्से में एक विंड, तेज हवा चलनी शुरू हुई और गोस्टली डस्ट यानी कि बिल्कुल भूतिया तरीके से, जैसे भूत प्रेत आसपास नाच रहे हो, ऐसे डस्ट यानी धूल के गुब्बार जो हैं वो हवा में उड़ने लगे। क्यों उड़ने लगे, कब उड़ने लगे? जैसे ही किंग टट जो है उनका शरीर वहां से, जहां उनका रेस्टिंग प्लेस था यानी उनकी कब्र वाले स्थान से जब उठा करके बाहर लाया गया सिटी स्कैन करने के लिए, और कहां से बाहर लाया गया? इन द एंशिएंट यानी कि प्राचीन इजिप्ट के कब्रिस्तान से, और उस कब्रिस्तान को जाना जाता है वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि भैया ये लोग गए, किंग टट के शरीर को उठाया, बाहर लेके आ रहे थे सिटी स्कैन के लिए, तभी बहुत तेज हवा चलने लग गई और ऐसे आंधी के गुब्बार उनके आंखों के सामने आने लगे कि कुछ भी स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा था। डार्क बेलिड, बड़े पेट वाले यानी बड़े बड़े आकार के, है ना, बड़े पेट वाले का मतलब क्या हो गया? बड़े आकार के, बहुत बड़े बड़े। क्लाउड्स हैड स्किडेड अक्रॉस, बड़े बड़े बादल जो हैं इधर उधर आर पार उड़ रहे थे, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे थे, काले काले बड़े बड़े बादल। द डेजर्ट स्काई ऑल डे, उस डेजर्ट के स्काई में, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, उस रेगिस्तान का जो आसमान था, रेगिस्तान, उस रेगिस्तान का जो आसमान था वहां पर ऑल डे, पूरे दिन। एंड नाउ वी वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और अब हम लोग ढके हुए थे उन स्टार्स की तरह, उन तारों की तरह जो कि कफन के रंग जैसा भूरा होता है उस वातावरण में। चलो समझते हैं इसको। एक छोटी सी बात है, आसमान में जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े बादल होते हैं काले काले, तो तारे तो हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन वो तारे उन बादलों की वजह से ढक जाते हैं। वैसे ही हम लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन हमारे आसपास जितनी धूल, आंधी और उड़ रही थी उसमें हम छुप गए थे, हम अपने आप को देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे कि कास्केट ग्रे स्काई के अंदर स्टार्स छुप जाते हैं, वैसे ही वहां की जो धूल थी, आंधी थी, उसमें हम लोग छुप गए थे। It was 6 PM on 5th January 2005, ये शाम की 6 बजे का वक्त था। 5 जनवरी 2005 की हम लोग बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, मम्मी वही शरीर, मम्मी वाला मम्मी मत समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जो शव होते हैं जिनको इस तरीके से सुरक्षित करके रखा जाता है, इन्हें मम्मी कहा जाता है। वर्ल्ड की, संसार की सबसे प्रसिद्ध जो रक्षित शरीर था, ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, तो उन्हें खसकाया गया, सरकाया गया एक सिटी स्कैन की मशीन में। आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पर एक इस तरह की एक टेबल लगी हुई होती है और इस पर एक ऐसा गोलाकार होता है ये, ठीक है। ये गोलाकार वैसे तो चाबी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये खड़ा होगा। गोलाकार जो है आकृति, ऐसी गोलाकार आकृति खड़ी होती है, सामने एक टेबल होती है, उस टेबल पे जिस भी चीज़ को स्कैन करना है उसको रखा जाता है, आगे सरकाया जाता है उस गोले के अंदर, ताकि उसे चारों तरफ से 360 डिग्री पर उसे स्कैन किया जा सके, ठीक है। हेड फर्स्ट, तो उसमें सरकाया गया सर को पहले, यानी कि उनका सर पहले, सबसे पहले स्कैन किया गया सिटी स्कैनर मशीन में। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3003 ईयर्स अगो, ठीक है। उसे यहां लाया गया प्रोब करने के लिए, यानी कि उसका पता लगाने के लिए। द लिंगरिंग, जो लंबे समय तक टला आ रहा था, जो टले जा रहा था, या लटका हुआ जो मामला था, लटका हुआ मामला हम तय नहीं कर पा रहे कि किंग टट के साथ हुआ क्या। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, सब अपने अपने आइडियाज बता रहे हैं, सब अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, लेकिन मामला तो अदर झूल में ही है। किंग टट के साथ हुआ क्या हमें सच में नहीं पता था, ठीक है। तो लंबे समय से जो टला आ रहा था वो मेडिकल मिस्ट्रीज में से एक, यानी कि जो हमारी मेडिकल साइंस है, जो हमारा मेडिकल जगत है, उसमें रहस्य बना हुआ था ये, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, ये छोटा सा, जिसे कि माना जाता है, अब तक हम समझ रहे हैं कि यंग रूलर था, हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी मोर देन 3003 ईयर्स अगो। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 3300 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इनकी मृत्यु का रहस्य क्या है? लंबे समय से टले जा रहा था और
उसी राजा को सिटी स्कैन मशीन में डाला गया था, यानी कि अंततः हमें कुछ वास्तविक जानकारी मिलने वाली थी कि भैया एक्चुअल में हुआ क्या होगा। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब some 26 feet underground to pay their respects। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शाम के 6 बजे की बात हो रही है, ये सब जो स्कैन वाला काम चल रहा है ये सब शाम के 6 बजे का है। तो वो दिन कैसा रहा, क्या उस दिन में सुबह से ही कुछ चमत्कारिक घटना हो रही थी या बोले कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। टूरिस्ट आ रहे थे, नीचे कब्र में उतर रहे थे और वहां जाकर के जो किंग है उसको अपनी अपनी रेस्पेक्ट, अपना अपना सम्मान दे रहे थे। ठीक है, ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो सामान्यतः एक पंक्ति बनी रहती है यात्रियों की, वो बनी हुई थी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो इस दुनिया के कोने कोने से आए थे। हैड डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे की ओर उतरना। ठीक है, तो ये नीचे कब्र की ओर उतर रहे थे। इनटू द क्रैम्प्ड, एक सकड़े रास्ते से। रॉक कट टॉम्ब, यानी कि एक ऐसे टॉम्ब मकबरे में जिसे पत्थर को काट करके बनाया गया था। रॉक यानी कि पत्थर, कट यानी कि जिसको काटा गया। और नीचे कितना उतर रहे थे, तो लगभग 26 फीट नीचे या 26 फीट की गहराई में जाकर के अंडरग्राउंड इनकी एक कब्र बनी हुई थी, वहां पर किंग टट को रेस्पेक्ट देने वो लोग जा रहे थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, उन्होंने दीवारों पर जो होता है ना इस तरीके के भित्ति लेख जो होते हैं, दीवारों पर बने हुए चित्रों को उन्होंने देखा। ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, यानी कि ब्यूरियल चैम्बर उसे कहा जाता है कब्र को, यानी कि कब्र का जो कमरा है, कब्र का कमरा जो है, उस कमरे में दीवारों पर चित्र बने हुए थे, उन्हें वो देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और वो ध्यान से देख रहे थे। पियर्ड का मतलब होता है घूरना। उस टट यानी कि राजा जो किंग टट हैं उनके गिल्डेड, गिल्डेड यानी सोने से मंडा हुआ, सोने से ढका हुआ जो चेहरा था उसे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो फीचर था, जो तत्व था उनके शव का, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कि अगर किसी का शव, हम ये मान के चलते हैं कि किसी का शव ऐसा है दिखने में, ठीक है, तो शव ऐसा है, तो जो कब्र पर जो लिड यानी कि जो ढक्कन लगाया जाता है वो भी बिल्कुल इसी शेप का है। मतलब जैसा शव, जिस कर्व में शव है उसी कर्व में उसका लिड यानी कि ढक्कन बनाया गया था उस कब्र का। ठीक है, तो यहां पर हम जब कहते हैं ना कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर यही था कि मम्मी की शेप का ही आउटर यानी बाहरी कॉफिन, यानी कि जो कब्र में रखने से पहले हम जिस बॉक्स में रखते हैं उस बॉक्स को कॉफिन कहा जाता है। लिड, उसका ढक्कन भी व्यक्ति के आकार के अनुसार ही या उस शव के आकार के अनुसार ही बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो हैं वो एक गाइड बुक से यानी कि मार्गदर्शिका लेके जो चलते हैं यात्री कि भैया हम किस जगह जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी की सारी बातें उसमें बताई जाती है गाइड बुक में। वो आपस में विस्पर कर रहे थे, यानी कि फुसफुसाहट, और वो फुसफुसाहट से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और बाकी जो थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, शायद वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि कैसे टट जो है, किंग टट जो है, बिना समय आए ही उनकी मृत्यु हो गई थी इन हिज लेट टीन्स, यानी कि टीनेजर का जो अंतिम समय होता है। तो देखो कोई भी टीनेजर 13 से 19 कहलाता है, तो लेट टीन्स का मतलब है 18-19 साल की उम्र, यानी कि जब टीन एज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो लेट टीन्स का टाइम था, तो कैसे इनकी मृत्यु हो गई होगी अनटाइमली, एक 18-19 साल के लड़के की डेथ कैसे हो गई उसके बारे में चिंतन कर रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर, और विचार कर रहे थे, सोच रहे थे विद अ शिवर, कांपते हुए, यानी कि कुछ तो गाइड बुक जो है वो पढ़ रहे थे, कुछ जो है खड़े होकर के देख रहे थे, सोच रहे थे कि यार कैसे इतनी कम आयु के अंदर इनकी डेथ हो गई, और कुछ जो है डर के मारे वहां कांप रहे थे और कांपते कांपते सोच रहे थे इफ द फेरोज कर्स, कि अगर जो फेरो का श्राप है, क्या श्राप है,
कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, कि ये श्राप था कि मृत्यु और दुर्भाग्य उन लोगों के ऊपर गिरेगा, उन लोगों पर बरसेगा, वो लोग जो किंग टट को डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि किंग टट जो है मृत्यु के बाद सो रहे हैं, और जो भी आकर के उन्हें डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, अपनी जगह से उठाएगा, हिलाएगा, जगाएगा, उन पर मृत्यु और दुर्भाग्य की वर्षा होगी। यानी उन पर मौत बरसेगी, उन पर दुर्भाग्य बरसेगा। वॉज रियली ट्रू। तो ये लोग विचार कर रहे थे कि फेरो का जो कर्स है, कर्स का मतलब होता है श्राप, क्या वो वास्तविक है, क्या वो सत्य है। आज हम यहाँ आ तो गए हैं किंग टट या फेरो को डिस्टर्ब करने के लिए, बड़ी दुनिया के किसी कोने से उठ करके आए हैं देखने के लिए कि अरे साहब चलो देखो, पहली मम्मी मिली है और इसकी पहली ऐसी मम्मी है जिसका स्कैनिंग किया जाएगा, तो चलो देखने। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं कि हम यहाँ आ तो गए लेकिन इस राजा का श्राप तो हमें नहीं लग जाएगा, इस बारे में विचार कर रहे थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, और वह शव जो था वह बहुत ही बुरी स्थिति में था, बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s। क्योंकि जो कार्टर हैं जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उन्होंने 1920 में जो कुछ इस शव के साथ किया, उसकी वजह से ये शव बहुत ही दुर्दशा में या बुरी दशा में था। ऐसा जाही हवास ने कहा। इनके बारे में भी हमें पता है, ये सेक्रेटरी हैं जर्नल, सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ का, प्राचीन वस्तुओं की जो एक सभा है, समिति है प्राचीन वस्तुओं का ध्यान रखने वाली, उसके सुप्रीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं ये। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही वो शरीर पर झुके, लीन का मतलब क्या होता है झुकना, और झुक करके लंबे समय के लिए बहुत ध्यान से जब उन्होंने उस शव को देखा, तो उन्होंने कहा भैया कार्टर तो सत्यानाश मचा के गया है यहाँ पे। जब उन्होंने पहली बार लंबे समय तक उसे देखा, कार्टर, अब कार्टर के बारे में बताया जा रहा है, तो कार्टर कौन है? कार्टर हैं हमारे हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर के बारे में बात की जा रही है, दैट इज वही हैं। वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वे एक ब्रिटेन के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पुरानी चीज़ों की समझ या जांच करते हैं। हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब, खोज निकाला था किंग टट के टॉम्ब यानी मकबरे को, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि व्यर्थ या बेकार की खोज करने के बाद कई सालों तक, मतलब कई सालों तक बिना मतलब खोज करते रहे, भटकते रहे, लेकिन लास्ट में जाकर के 1922 में उन्होंने खोज निकाला था किंग टट के शरीर को, इस टॉम्ब को, इस मकबरे को। इट्स कंटेंट्स, इसमें जो भी सामान था, यानी कि यहां पर इस मकबरे में, अब देखो क्या है, नीचे उतरे एक कमरा है, उस कमरे के बीच में कब्र है, और उस कब्र के अंदर जो है किंग टट जो है वो दफन है। तो ऐसी स्थिति है। तो कंटेंट्स यानी उस कमरे में जितना भी सामान था, थ्रू हेस्टली रेंसेक्ड इन एंटिक्विटी, उसे बहुत ही जल्दबाजी में लूटपाट वाले तरीके से, जो भी एंटिक्विटी में थे, जो भी पुरानी प्राचीन वस्तुएं थी, उन्हें लूटपाट करने के लिए बहुत ही तेजी से वहां से उठाया गया, इकट्ठा किया गया। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, आश्चर्यजनक तरीके से वह पूर्ण था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और वह जो सबसे ज्यादा अमीरी वाले तरीके से रॉयल कलेक्शन जो आज तक किया गया था वह वैसा ही रहा। दे रिमेन यानी कि उन्हें वैसा ही प्राप्त हुआ। एवर फाउंड जो आज तक कभी मिला था, हैव बिकम वह भाग बन चुका था ऑफ फेरोज लेजेंड, यानी कि फेरो की, यानी कि किंग टट की जो कहानियां हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो कथाएं हैं, उनका हिस्सा, उनका भाग बन चुका था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, लाजवाब, शानदार, स्टनिंग का मतलब होता है लाजवाब या शानदार, हस्तकृतियां, हाथ से बनाई हुई जो चीजें थी इन गोल्ड, जिन्हें सोने का बनाया गया था। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, और उनका एटर्नल यानी कि अनंत या सनातन या हमेशा रहने वाला जो ब्रिलियंस था, जो लाजवाबी थी, मेंट टू, उसका ये तात्पर्य था या उसका ये अर्थ था, गारंटी रिसरेक्शन, के पुनर्जन्म या पुनर्जीवन को वह प्रतिपुष्टि देता था। ऐसा यहाँ क्यों कहा गया है, मैं थोड़ा सा चैप्टर से अलग बता देता हूँ आपको।
जिनको भी इस तरीके से दफनाया जाता है मम्मी बना करके, ऐसा माना जाता है कि जब समय का अंत आएगा या दुनिया का जब अंत आएगा, ये सारे के सारे लोग कब्रों से निकल करके बाहर खड़े हो जाएंगे, और जब ये खड़े होंगे या जब ये अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे तब इन्हें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो ये जीते जी इस्तेमाल करते थे। इसलिए जब इन्हें दफनाया जाता था तो इन्हें हर उस चीज़ को उस कमरे में दफनाया जाता था, उस कमरे में रखा जाता था कि जब भी ये उठें तो इन्हें परेशान ना होना पड़े, इनकी ज़रूरत का सामान इनके आसपास ही पड़ा हो। ठीक है, इसलिए इसको पुनर्जीवन से जोड़ा गया। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और वही एक सेंसेशन का, एक सनसनी का कारण बना था जब ये डिस्कवरी की गई थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखा जा रहा था, या सबसे ज़्यादा यही चीज़ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, लेकिन टट को इस तरीके से दफनाया गया था, बरीड का मतलब होता है दफनाना, विथ एवरीडे थिंग्स, प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के साथ। ही'd वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती थी आफ्टर लाइफ, यानी कि जीवन के बाद वाला जो जीवन है, यानी कि जीवन के बाद का जो जीवन है, आफ्टर लाइफ मृत्यु का जो जीवन होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इनकी परंपरा है, ये मानते हैं कि आफ्टर लाइफ भी होती है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उस वजह से सारी चीज़ें रखी गई, बोर्ड गेम्स जैसे शतरंज, पासे जैसे खेल, अ ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का बना हुआ रेजर दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, लिलन अंडरगारमेंट्स, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं जो हम अंदर बनियान इत्यादि पहनते हैं, वो लिलन कपड़े के बने हुए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और बड़े बड़े बक्सों में खाना और वाइन यानी कि शराब जो है वो भर के उनकी कब्र के साथ में रखी गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. अब कई महीनों तक जब सावधानी से रिकॉर्ड किया उन्होंने फेरो के दफनाने से जुड़े हुए खजाने को बारे में, मतलब कई महीनों तक तो पहले केवल वो खजाना जो था उसी के बारे में कार्टर जो है वो जांच पड़ताल करता रहा, खजाने को देखता रहा कि भाई क्या क्या इनके रस्म क्या क्या है, जब दफनाया जाता है उससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें होती है उनको पहले वह देखता रहा। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड, उसके बाद कार्टर जो है उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, यानी कि जांच पड़ताल जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। हिज 3 नेस्टेड मतलब एक दूसरे में बिठाए गए जो 3 कॉफिन्स थे, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ओपनिंग द फर्स्ट, उसने सबसे पहले वाला खोला। ही फाउंड अ श्राउड, और उसे कफन मिला, एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव, जहां पर बैत और जैतून जो हैं उनके गार्लैंड्स यानी उनके फूलों की माला मिली, जिससे उस कफन को एडॉर्न किया गया था, सजाया गया था। जैतून की लीव्स मिली, वाइल्ड सिलेरी यानी कि अजवाइन, वाइल्ड अजवाइन के जो फूल होते हैं वो मिले, लोटस पीटल्स मिले, कॉर्नफ्लावर्स मिला, कॉर्नफ्लावर बोलते हैं मक्के के जो फूल होते हैं वो मिले। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, यानी कि एक धुंधला उन्हें साक्ष्य, एविडेंस क्या मिला, यानी कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मार्च या अप्रैल के महीने में पाई जाती हैं। तो उन्हें एक अंदाजा लगा थोड़ा सा कि भाई इन्हें जब दफनाया गया होगा, और जिस तरह के फूल, जिस तरह की मालाएं, जिस तरह की पत्तियां यहाँ पर कफन पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब इनकी मृत्यु या तो मार्च में हुई है या अप्रैल में हुई है, क्योंकि जिस तरह की वनस्पति या पौधे वहां दिखाई दे रहे हैं, जिन पौधों से संबंधित पुष्प दिखाई दे रहे हैं, वो मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलते हैं। इसलिए उनका जो एक अंदाजा उन्होंने लगाया इन साक्ष्यों को देख करके, तो यही अंदाजा लगाया कि भैया इन्हें मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। ठीक है। When he finally reached the mummy, और अंततः जब वे मम्मी यानी शव के पास पहुंचे, 2 हालांकि, he run into trouble, उन्हें बहुत ज्यादा समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ा। The ritual reasons, अब देखो क्या होता है कि जो शरीर होता है ना, उसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए पट्टियां बांध करके शरीर पर, और उस पर एक चिकना पदार्थ लगा दिया जाता है।
ताकि वह शरीर उस चिकने पदार्थ के अंदर सुरक्षित रहे। और उस चिकने पदार्थ को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर उस चिकने पदार्थ को कहा गया है रेसिन्स। तो रेसिन्स वर्ड जब जब आए समझ लेना वो चिकने पदार्थ की बात हो रही है जिससे ढककर रखा जाता है, जिस पर पूरा जो पूरे शरीर पर अच्छे से लगाया जाता है ताकि शरीर सुरक्षित रहे लंबे समय तक। तो रिचुअल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वहाँ की रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो चिकना पदार्थ उन पर लगाया गया था हैड हार्डन्ड, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। जैसे कि मान लो आप किसी चीज़ को ढक रहे हो, मोम पिघलाई आपने, मोम से उसको पिघला करके अच्छे से ढक दिया। अब पिघला हुआ मोम में तो आराम से चारों तरफ लिपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े समय के बाद मोम क्या होगा, सख्त हो जाएगा, लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो और सख्त होता रहेगा और सख्त होता रहेगा और सख्त होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वह भी कठोर हो गया, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी उनका सॉलिड गोल्ड से बना हुआ जो कॉफिन था, यानी कि वह बक्सा जिसमें रख करके दफनाया जाता है, ठीक है, उसके बॉटम से यानी उसकी तलहटी से जाकर के वह पूरी तरीके से चिपक गया था टट का शरीर। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। व्हाट वाज टू बी डन, बाद में जब कार्टर ने अपने शोध पत्र में लिखा तो कार्टर ने बताया कि भैया कोई भी आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी फोर्स लगा लो, लेकिन उसे वहां से हिलाना असंभव था। यानी कि जो कॉफिन था, जो गोल्ड का बना हुआ जो एक बॉक्स था जिसमें किंग टट के शरीर को लिटाया गया था, वो शरीर उस रेसिन्स की वजह से इतना ज्यादा चिपक गया था कि कितनी भी ताकत लगा लो आप किंग का शरीर जो है उससे बाहर नहीं निकाल सकते थे। What was to be done, क्या किया जाता, यानी क्या किया जा सकता था या हम क्या कर सकते थे। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt। यहाँ पर जब हम इजिप्ट में साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में इतने दूर हैं तो सूर्य जो है वो यहाँ पर इतनी तेज रोशनी मारता था या इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी कि सूर्य की गर्मी या सूर्य की रोशनी जो है वो बीट कर सकती थी बिल्कुल एक हैमर की तरह, यानी कि उस रेसिन पे इतना जोर से प्रहार करती सूर्य की रोशनी कि वो रेसिन हट जाता। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन, और कार्टर ने ये भी कोशिश की कि भैया इस रेसिन को थोड़ा लूज करने के लिए, थोड़ा हल्का करने के लिए सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल किया जाए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड, उसने कई घंटों तक उस शव को बाहर रखा इन ब्लेजिंग सनशाइन, जोर से जलती हुई तपती हुई गर्मी में, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया था। हीटेड का मतलब है उस सनशाइन का इतना प्रभाव पड़ा 149 डिग्री तक वो जो रेसिन था, वो जो शव था, साथ में ही थे दोनों, वो तप चुका था, इतना गर्म हो चुका था। नथिंग बर्स्ट, लेकिन जरा सा भी उसमें से एक टुकड़ा भी इधर का इधर नहीं हिला। यानी कि उसने प्रयास किया कि सूर्य की रोशनी से रेसिन को पिघला करके शव को बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 0.01% भी उस पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया उस सूर्य की रोशनी का। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी कि जो वैज्ञानिक जो भी सोच है, विचारधारा है, या जो भी आपके वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनको उनसे अलग हटते हुए, उनको छोड़ते हुए, उनका त्याग करते हुए उसने रिपोर्ट किया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिज़ल्ड अवे, कि ये जो जमा हुआ जो पदार्थ है जिसे हम रेसिन कह रहे हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए छेनी और हथौड़े से मार मार करके उसे इनके शरीर से हटाया जाए। फ्रॉम beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, यानी कि उनके जो लिम्स हैं, यानी कि जो उनकी पसलियों वाला इलाका है, इन्हें यहाँ से हटाना बिल्कुल असंभव हो जाए, इससे पहले वहाँ से, यानी कि जिस कब्र में ये लेटे हुए हैं या जिस बॉक्स में ये लेटे हुए हैं जो गोल्ड का बना हुआ है, उसमें नीचे से छेनी हथौड़ा मार मार के इन्हें उस कब्र से अलग किया जाए और इन्हें बाहर निकाला जाए। टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी कि राजा के जो शरीर के बचे हुए अवशेष हैं, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष,
उन अवशेषों को इस तरीके से प्राप्त किया जाए। तो लिम्स और ट्रक से इन्हें चेहनी से हटा करके अलग किया जाए बिफोर, इससे पहले कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, इससे पहले कि राजा के बचे हुए शरीर के जो अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा करना या उन्हें प्राप्त कर पाना असंभव हो जाए, उससे पहले पहले हम ये कर लेते हैं। इन हिज डिफेंस, अब देखो इसने, कार्टर ने इतना सत्यानाश तो मचा ही दिया, बताते भी आगे आएगा, उसने राजा के हाथ वाथ सारे जॉइंट जो थे सब तोड़ दिए वहां से बाहर निकालने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन यहां पर अपने डिफेंस में यानी अपने बचाव में कार्टर क्या कहता है, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो कार्टर कहता है मेरे पास ज्यादा कोई चॉइस थी नहीं उस समय, मेरे पास ज्यादा कोई विकल्प तो थे ही नहीं ना, कि अगर मैं ये ना करता तो क्या करता, मेरे पास और बताओ क्या विकल्प था। तो सबसे पहले उसने अपने बचाव में कहा कि उसके पास चॉइस नहीं थी। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, अगर वह उस बॉक्स में से काट करके छेनी से अगर उस शव को स्वतंत्र नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to move the gold। तो ऐसी स्थिति में थीव्स यानी कि जितने भी चोर हैं, वह कहता है कि अगर मैं उन्हें, उस मम्मी को अगर काट करके स्वतंत्र नहीं करता, तो चोर जो है मोस्ट सर्टेनली, निश्चित रूप से, वुड हैव सरकमवेंटेड यानी कि धोखा देते, और धोखा देकर के गार्ड्स को धोखा देकर के और अंदर चले जाते कब्र में, रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसे तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देते केवल उस पे से सोना उतारने के लिए। कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने भी तो तोड़ फोड़ के बर्बाद ही कर दिया उस मम्मी को। टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबियसली वेल्दी, तट के समय में जो रॉयल्स थे यानी कि जो शाही परिवार के जो लोग थे, तट के समय की बात की जा रही है, मतलब उनकी मृत्यु हुई तब उस समय में, ठीक है, तो उनके जो भी परिवार था, शाही परिवार थे, वो फेबुलसली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, अमीर थे अपनी भाषा में बोले तो। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा, और होप्स या उन्होंने उम्मीद की होगी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि जो भी उनकी संपदा है या संपत्ति है वो अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए जितने भी राजा महाराजाओं के, फेरोज के जितने भी मकबरे मिले हैं, हमने ज़्यादातर देखा है कि उसमें सोना चांदी सब भरा हुआ होता है। रीज़न क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि उस समय के लोग मानते होंगे कि हमारा ये सब पैसा वैसा है, हम अपने साथ ही मरने के बाद लेकर जाएंगे, तो ऐसा विचार शायद उनका रहा होगा। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी यात्रा के लिए जो बहुत ही महानता से बियॉन्ड यानी कि परे, जीवन के परे, आफ्टर डेथ वाली लाइफ में हम अपनी अमीरियत ले जा सकते हैं। किंग टट वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट जो है उन्हें लादा गया था और बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल थी, यानी कि बहुत ही अच्छा जीवन वो जीते थे और बहुत ही रईसी वाला वो जीवन जीते थे, चमचमाती हुई वस्तुओं के साथ। प्रीशियस कॉलर यानी कि कंठ में पहना जाने वाला, गले के बिल्कुल पास पहने जाने वाला हार, बहुत ही कीमती, प्रेशियस का मतलब बेशकीमती, बहुमूल्य। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, नेकलेस यानी कि गले में पहने जाने वाले हार, ब्रेसलेट्स यानी कि कंगन, रिंग्स यानी कि अंगूठियाँ, एमुलेट्स मतलब तावीज़ पहन रखे थे, एंड अ सेरेमोनियल एप्रन, और एक चोगा आगे से जो पहना जाता है, वो राजा लोग पहनते हैं ना, पैरों तक का, लंबा, घुटनों से नीचे तक का चोगा जो है वो भी पहन रखा था। सैंडल्स पहन रखे थे। सीथिस, खोल या म्यान यानी कि जिसमें तलवार वगैरह रखी जाती है, फॉर हिज फिंगर्स, और ये जो खोल या म्यान थी ये तलवार के लिए ना होकर उनकी उंगलियों के लिए थी, मतलब ऐसे ऐसे खाली खाली गोल गोल से बनाए गए, उसके अंदर उंगलियां डाल करके रखते थे। एंड टॉयज, और पैरों के लिए। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, और अब मूर्ति के आकार का अंदर वाला कॉफिन। एंड मास्क, और इस तरीके का मुखौटा। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारी चीजें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके कार्टर क्या कहता है कि भैया किंग टट जब जिंदा था ना, तो भैया शाही जीवन जीता था, मस्त, चारों तरफ सोना ही सोना, नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, तो चारों तरफ सोना ही सोना। एक लेविश लाइफस्टाइल उनकी थी, क्योंकि जिस तरीके से उनका शव दिख रहा था कि मरने के बाद जो आदमी इतना सोना लपेट के बैठा हुआ है, वो जीते जी तो क्या ही कर रहा होगा इस सोने का, तो जीते जी तो वो इससे भी और ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होगा। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज
एडोर्नमेंट्स यानी कि जो भी उनके सजावटी चीजें थी, जिस तरीके से सजा करके आभूषण पहना करके उन्हें दफनाया गया था, उससे उन आभूषणों से, उन ऑर्नामेंट से उनको अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। तो कार्टर के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो मम्मी का हेड था, जो सर था, उसको तोड़ के काट के अलग कर दिया। एंड सेवेड नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स, और तोड़ दिया लगभग हर शरीर में जो मुख्य जॉइंट होता है, जितने भी हमारे मुख्य जोड़ है ना, ये सारे मेजर जॉइंट्स हैं, इनको सबको तोड़ दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और एक बार जब ये सारा सत्यानाश फैलाने का कार्यक्रम उन्होंने समाप्त किया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, उन्होंने वापस सारी चीजों को जोड़ दिया। असेंबल करने का मतलब फिर से जोड़ दिया। जो भी उनके रिमेन्स, बताया था ना, अवशेष बचे हैं, जो भी उनके शरीर के अवशेष बचे थे उन्हें वापस से उन्होंने जोड़ दिया। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, यानी कि एक लेयर बिछाई वुडन बॉक्स के अंदर, क्योंकि जो पहले वाला बॉक्स था वो तो सोने का था, वो तो लेके चलते बने, और वुड का यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो बॉक्स था उसमें सैंड बिछाई, रेत, और रेत बिछा करके उस रेत पर उन्होंने वापस उसे जोड़ दिया। विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, एक गद्दी के सहारे, एक गद्दे के सहारे, ताकि छिपाया जा सके। कंसील्ड का मतलब क्या, ताकि वो छिपा सके। क्या छिपा सके? जो भी डैमेज, जो भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था किंग टट के शरीर को, उसे छुपाया जा सके। द बेड वर टट नाउ रेस्ट्स, और बेड पर, यानी कि जो डैमेज किया गया था उसके बाद में बेड पर उनको लिटा दिया गया, जहां पर किंग टट जो है अब रेस्ट कर रहे हैं या अब रेस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, और तब से लेकर के अब जब वापस किंग टट के शरीर को पाया गया, उसके बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है ना, पुरातत्व अन्वेषण का जो तरीका है प्योर हिंदी में, वो काफी हद तक बदल गया है और उसमें काफी सारी नई चीजें आ गई हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, आज के समय का जो पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षण होता है उसमें ट्रेजर यानी कि खजाना जो होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, और ज्यादातर उसमें ध्यान दिया जाता है आश्चर्यजनक जो डिटेल्स या विवरण प्राप्त होते हैं उनमें ज्यादा रुचि है। ऑफ लाइफ, आश्चर्यजनक डिटेल्स या विवरण जो जीवन के बारे में हो, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज, और जटिल रहस्य जो होते हैं ऑफ डेथ, मृत्यु के, यानी कि जीवन की जो आश्चर्यजनक विवरण है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और किस तरीके से जटिल जो रहस्य है मृत्यु के उन पर ध्यान दिया जाता है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और ज्यादा अच्छे, सोफिस्टिकेटेड मतलब ये जो उपयोग में लाने योग्य हो और उपयोग करने लायक हो, ऐसे टूल्स यानी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें स्वास्थ्य या मेडिकल से संबंधित दवा विज्ञान जो है उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उनका इस्तेमाल भी यहां पर किया जाता है। ठीक है गाइस, तो हम देख रहे हैं कि किंग टट जो है उसके शरीर के साथ अब तक क्या क्या हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किंग टट, उसके परिवार के इतिहास के बारे में, और जानेंगे आगे कि लास्ट में इस लेक्चर में क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।